जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नायला गायनी सोल्यूशन के फोरम से। आई एम कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट। मुझसे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने इस वीडियो के अंदर मेरी वीडियो सुनने के बाद मुझसे पूछा है कि जी आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करती हैं। जी उनके लिए ये आंसर है कि आई डू ट्रीट इनफर्टिलिटी टिल एंड। IUI, IVF, ICSI, PGDs, everything I do और I have a proper team for that in collaboration with them। हम ये कर रहे होते हैं। तो आज मैंने जिस चीज़ के लिए वीडियो बनाई है वो स्पेसिफ़िकली IVF के पेशेंट्स के लिए है। चूँकि मैं इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ तो इसलिए मेरी हर वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी पे चली जाती है। तो आई डू ट्राई टू टच ऑल टॉपिक्स, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हो जाता है। तो आज हमने बात करनी है IVF की सक्सेस के क्या सीक्रेट्स हैं। ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं कि जिनके को आप फॉलो करके अपनी IVF की सक्सेस को बेहतर कर सकते हैं। ये तकरीबन 5 से 6 इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आपने एंड तक सुनना है और आपने इसको लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है ताकि हमारा जो इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड अवेयरनेस का पर्पज़ है वो पूरा हो सके। जी तो बात कर रहे थे हम IVF के सीक्रेट्स के बारे में। सबसे पहला सीक्रेट जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो ये है, स्टे पॉजिटिव। IVF मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि एक महंगा प्रोसेस है और इसके अंदर डॉक्टर्स आपको गारंटी नहीं देते, लेकिन बिलीव मी और नॉट, मैंने अपनी इस क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान देखा है कि जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जो लोग काम रहते हैं, जो लोग ये बात जानते हैं कि मैं और हमारा डॉक्टर बेस्ट कर रहे हैं, उनकी सक्सेस रेट बहुत बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो शुरू में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि ये इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इसके रिज़ल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो वो उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस की वजह से काम ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपने जो है वो कंसल्टेंट के ऊपर ट्रस्ट करें और अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर ट्रस्ट करें कि अगर वो आपको इस डायरेक्शन में लेके आया है तो उसने आपके लिए कुछ बेहतर ही रखा होगा, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहें कि चीज़ें नेगेटिविटी आपने IVF को ऑप्ट करने से पहले अपने अंदर से निकाल देनी है। आपने जब भी IVF के लिए जाना है तो कश्तियाँ जला के जाना है, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल को आप अपनाएं। अब इसका क्या मतलब है, आप IVF के लिए जा रहे हैं तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो हम एग्स आपके प्रिपेयर करते हैं, जो भी एग्स अगले 2 महीनों में रिलीज़ होने होते हैं वो रिक्रूट हो चुके होते हैं पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर। तो आपकी डाइट पिछले 2 या 3 महीनों के अंदर कैसी रही है, आपका लाइफस्टाइल पिछले 2 या 3 महीनों में कैसा रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरह से जो स्पर्म्स हमें मिलने हैं वो भी ऑलरेडी जो है वो रिक्रूटेड होते हैं और उनके अंदर ये बात बहुत मैटर करती है कि आपके पिछले कुछ टाइम से आपका लाइफस्टाइल कैसा है। आपने डिसाइड कर लिया कि आपने IVF की तरफ जाना है तो बी इन अ वेरी हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल। आप टाइमली सोएं, टाइमली उठें, एक्सरसाइज करें, डाइट के अंदर प्रोसेस्ड फूड को निकाल दें, कोशिश करें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और इसके अलावा जो मेडिसिन और सप्लीमेंट्स आपके डॉक्टर ने दिए हैं वो लें, ताकि जो आपके एग्स मिले हमें या जो स्पर्म्स हमें मिले वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हों और जो एम्ब्रियो बने वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो। तो ये थी सीक्रेट नंबर 2 कि हॉलिस्टिक आपने अप्रोच रखनी है। नंबर 3, चॉइस ऑफ द लैब। IVF लैब की चॉइस बहुत मैटर करती है IVF की सक्सेस के अंदर। बहुत सारी छोटी छोटी जो IVF लैब्स बन गई हैं जहाँ पे प्रॉपर एम्ब्रियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होता और वो टेक्नीशियन ही उन लैब्स को रन कर रहे होते हैं। तो आपने किसी ऐसी IVF लैब का चॉइस करना है जो कि अप टू डेटेड हो और उसके अंदर मीडियाज़ भी इंपोर्टेड यूज़ होते हों, लोकल मेड मीडियाज़ यूज़ ना होते हों। और नंबर 2, जो IVF प्रोसेस में 2 लोग रन कर रहे होते हैं, एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है और दूसरा गायनेकोलॉजिस्ट होता है। आपकी डॉक्टर्स के साथ बड़ा इंटीमेट सा रिलेशनशिप होना चाहिए। आपका अगर IVF का प्रोसेस हो रहा है तो आपका डॉक्टर उसमें इतना ही इन्वॉल्व होना चाहिए एज इफ़ के उसका भी IVF का प्रोसेस चल रहा है। आप अपनी लैब के लिए एक नंबर नहीं होने चाहिए
कि ये नंबर पॉजिटिव हो गया नहीं नेगेटिव, नहीं, ऐसी लैब का आपने इंतखाब करना है जो आपको एक एक चीज़ में, बेशक आपके जहन में कोई फुलिश क्वेश्चन भी है लेकिन दे आर हैप्पी टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, वहाँ पे कोई डिक्टेटिज्म नहीं होना चाहिए। तो आपने ऐसा IVF का जो सेंटर है उसकी आपने चॉइस करनी है। नंबर 4, आपने कभी भी बैच IVF में नहीं जाना। दो तरह से छोटे छोटे शहरों में भी ये चीज़ हो रहा है कि वो 10-11 पेशेंट इकट्ठे कर लेते हैं और उसके बाद उनका एक बैच चलाते हैं। बैच IVF का जो रिज़ल्ट है वो एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअलाइज्ड IVF के बहुत बहुत ख़राब होता है। उसमें होता क्या है कि 10 पेशेंट को इकट्ठी स्टिमुलेशन मिल रही है, 10 पेशेंट के इकट्ठे ओवम पिकअप्स हो रहे हैं, 10 पेशेंट्स की इकट्ठी फर्टिलाइजेशन हो रही है, बार बार लैब में इंक्यूबेटर के दरवाजे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल देती हैं। तो आपने ये अपने डॉक्टर को बताना है कि आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ अ बैच, मैं चाहती हूँ कि मेरा IVF इंडिविजुअलाइज्ड हो, मेरे लिए इंडिविजुअलाइज्ड अलहदा से एक एज ए कपल मुझे रखा जाए। तो बैच IVF का आपने पार्ट नहीं बनना है। बहुत छोटे शहरों में स्पेशली और कुछ छोटी लैब्स में जो है वो लैब को सिर्फ कुछ टाइम के लिए ओपन करते हैं जिसमें वो सिर्फ पूरा एक बैच रन करते हैं, और जब वो पहले बुकिंग करते हैं 2-3 महीने और उसके बाद वो बैच रन करते हैं और उसके बाद लैब बंद हो जाती है। इस तरह की आपने उसमें वो नहीं जाना है। नंबर 3 नेक्स्ट जो है नंबर 5 पे जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो IVF की सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा मैं समझती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, वो है एम्ब्रियो फ्रीजिंग। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कि कहते हैं कि जी आप हमारा IVF करते हैं। अब जब हम IVF करते हैं पेशेंट का और उनको हम बताते हैं कि जी आपके हमारे पास 10 एग्स निकले हैं और 10 के 10 फर्टिलाइज़ हो गए हैं या 7 फर्टिलाइज़ हो गए हैं और आपके इतने एम्ब्रियोज़ बन गए हैं, तो क्या आप अपने एम्ब्रियो फ्रीज़ कराना चाहेंगे? तो वो कहते हैं नहीं जी हमें नहीं फ्रीज़ कराना, हमें बस एक प्लेस करवा दें। अब वो प्लेस करवाते हैं, वो इवन अगर पॉजिटिव भी हो जाता है तो उसको अगली दफ़ा जब अच्छा जी अब एक बच्चा हो गया, अब एक और बच्चा करना है, तो फिर आपको नए सिरे से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, दोबारा से अंडे बनाने वाले इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, दोबारा से आपको ओवम पिकअप करना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्टर से जाके इस बात को डिस्कस करें कि आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन दें ताकि आपके ज़्यादा अंडे प्रोड्यूस हों और वो ज़्यादा फर्टिलाइज हो कि आपके एम्ब्रियो फ्रीज़ हो जाए। फ़र्ज़ करें आपका IVF नेगेटिव हो जाता है और आपने अपने एम्ब्रियो फ्रीज़ करवाए हुए हैं, तो आपके लिए बड़ा ही इजी होगा कि आप लैब में दोबारा जाते हैं और सिर्फ आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आपको पूरे IVF के साइकिल से दोबारा से गुजरना नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हम आते हैं कि IVF का डिसीजन आपने टाइमली ले लेना है। बार बार ये बात होती है कि फ़ीमेल की एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे यहाँ पेशेंट IVF का डिसीजन लेने में बहुत लेट कर देते हैं, जिसकी वजह क्या होती है कि और जाहिर है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर एग डोनेशन अलाउड नहीं है और ना ही हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फ़ीमेल के AMH लेवल्स बहुत नीचे चले जाते हैं और वो इस चीज़ से निकल जाती है कि वो एक बच्चा प्रोड्यूस कर सके, वो मीनोपॉज के करीब जा पहुंचती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने IVF का डिसीजन लेना है तो आप इसको टाइमली ले लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ दैट अगर खुदा ना खास्ता आपका IVF फेल हो गया है तो आपने दिल बर्दाश्ता बिल्कुल नहीं होना। मैंने स्टार्ट में भी आपसे कहा था कि आप कश्तियाँ जला के आए हैं और अब आपने दोबारा ट्राई करना है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम कंसीव नहीं किया, सेकंड टाइम कर लिया, सेकंड टाइम नहीं किया, थर्ड टाइम कर लिया। अगर हाँ आपने एम्ब्रियो फ्रीज़ कराया हुआ है और आप 2 से 3 से 4 अटैम्प्ट्स लेते हैं तो बिलीव मी ये नॉट आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी सक्सेस के अंदर किसी न किसी टर्न के अंदर आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव हो ही जाता है और आप जो है वो एक बेबी अपने प्रोड्यूस कर लेते हैं थ्रू IVF। तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट सीक्रेट है कि आप एक IVF के बाद दिल बर्दाश्ता ना हो, दोबारा से अपने कंसल्टेंट के साथ बैठें, उनको रिव्यू करें कि हम कहाँ कहाँ पे हमारी जो है वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है और अब हम किस नई पॉलिसी के साथ चलते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी सक्सेस होगी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।